ली थी। फोर्थ नोट करें, फोर्थ नोट करिएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन। Magnetic meridian, the vertical plane passing through the magnetic axis, the vertical plane passing through the vertical plane passing through the magnetic axis, the vertical plane passing through the magnetic axis of a freely suspended small magnet of a freely suspended small magnet, freely suspended small magnet is called magnetic meridian, is called magnetic meridian। ठीक है, full stop। The Earth's magnetic field acts in the direction of magnetic meridian. The Earth's magnetic field acts in the direction of magnetic meridian। मैग्नेटिक मेरिडियन पहले लिख लीजिए, फिर इसका डायग्राम भी बनाकर दिखा देंगे आपको। फिफ्थ वाला देखिएगा, फिफ्थ एलिमेंट है इसका, ज्योग्राफिक मेरिडियन। हाँ जी, ज्योग्राफिक मेरिडियन, the vertical plane passing through the geographic north, the vertical plane passing through the vertical plane passing through the vertical plane passing through the geographic north and south poles, geographic north and south poles, geographic north and south poles is called geographic meridian, is called geographic meridian। is called geographic meridian। अब आप ना एक चीज समझिएगा, एक बार इसको समझा देता हूँ, उसके बाद तो फिर हम प्लेन ही लेकर चलेंगे सीधा, फिर मेरे को बार बार वो अर्थ बार बार बनाकर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप भी समझ जाएंगे एक ही बार में। नहीं समझ में आए किसी भी बच्चे को तो प्लीज बता देना दोबारा। देखो कैसे करना है, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ये अर्थ है। हमने ये कहा था आपसे कि अर्थ से पास होने वाली ये जो वर्टिकल एक्सिस है, जिसको हम बोलते हैं अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको हम बोल देते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस। इसी एक्सिस के चारों तरफ जो है वो अर्थ रोटेट होती है, इसको बोल देते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस। और जो टॉप पॉइंट है जहां पर ये अर्थ को
इंटरसेक्ट करती हुई जाती है एक्सिस, इसको बोलते हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। ऐसे ही ये नीचे वाला जो होता है, दिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिक साउथ पोल। ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद मैं ये कहूंगा कि ये इसका सेंटर हो गया। हमने यहाँ पर कोई एक मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड कर दी ऐसे, तो मैग्नेट नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में अलाइन करेगी। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट का साउथ पोल। ठीक है। तो इसकी अगर मैं एक्सिस बना दूं ऐसे, इसको मैं बोल देता हूं मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस। अच्छा, हमने देखा था जो आप आगे फर्दर क्लासेस में, फर्दर आगे जो क्लास आपकी हैं 12th के बाद में, जो भी आप स्ट्रीम चूज करते हैं उसमें अगर आपने फिजिक्स पढ़ा, तो आप देखेंगे मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच में स्टैंडर्ड एक एंगल बनता है 12 डिग्री का। हम उस 12 डिग्री पर अभी नहीं जा रहे हैं, है ना। हम उस एंगल को अल्फा बोल रहे हैं, बस अल्फा। ठीक है। तो मैग्नेटिक एक्सिस से परपेंडिकुलरली पास होने वाला जो प्लेन है, मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलरली पास होने वाला जो प्लेन है, वो क्या हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। और जो ज्योग्राफिक एक्सिस है, इससे परपेंडिकुलरली पास होने वाला जो प्लेन है, उसको हम बोल देंगे ज्योग्राफिक मेरिडियन। ठीक है। बहुत आसान तरीके से इसको आप ये समझिए कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से सामने देखता हूँ और मुझे नहीं समझ में आता कि ये कोई एक बड़ी फिगर है, यानी कि ये क्यूबॉइड है। आप देखो इसमें क्या है, ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेथ हो गई, और ये इसकी हाइट हो गई, या कुछ भी आप बोल दीजिए, लेंथ ब्रेथ हाइट किसी को भी बोल दीजिए। अगर मैं यहाँ से फ्रंट से देखता हूँ तो मुझे तो ये दिखाई देता है कि शायद ये इसकी ज्योग्राफिक एक्सिस है और ये इसकी मैग्नेटिक एक्सिस है, और दोनों के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो है अल्फा। ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इस तरह से साइड से देखूं, तब मुझे समझ में आएगा कि भाई ये जो एंगल है, ये तो अगर इन लाइंस पर पैरल परपेंडिकुलरली एक प्लेन डाल दिया जाए, जैसे इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर प्लेन डाल दिया जाए, तो अगर मान लीजिए ये मैग्नेटिक एक्सिस है, तो इस पर परपेंडिकुलर प्लेन कैसा हो गया, ऐसा। ठीक। और अगर ये वाली हमारी ज्योग्राफिक एक्सिस है, तो इस पर परपेंडिकुलर प्लेन ये वाला हो गया। तो अगर दो लाइंस के बीच में जो एक्सिस है, एक्सिस हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, तो दो एक्सिस यानी कि दो लाइंस के बीच में बनने वाला एंगल अगर अल्फा है, तो इन पर परपेंडिकुलर जो प्लेन्स होंगे, उन प्लेन्स के बीच में बनने वाला एंगल भी अल्फा होगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने हिसाब से अब बार बार हम अर्थ बनाकर नहीं दिखाएंगे। हमने तो एक बार समझ लिया कि भाई ये हमारी ज्योग्राफिक एक्सिस है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है वही ज्योग्राफिक एक्सिस कहलाती है। जिस एक्सिस के चारों तरफ अर्थ इस तरह से घूमती है, ऐसे ऐसे घूमती है, उसको हम ज्योग्राफिक एक्सिस बोलते हैं। इसका टॉप पॉइंट ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, इसका बॉटम पॉइंट ज्योग्राफिक साउथ पोल। इसी तरीके से अगर मैं अर्थ के किसी भी सरफेस पर खड़ा हुआ हूँ, कहीं पर भी किसी भी कंट्री में खड़ा हुआ हूँ, वहां पर अगर मैं एक कोई भी बार मैग्नेट को ऐसे फ्रीली सस्पेंड करता हूँ, थ्रेड से लटकाता हूँ, तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेगी अपने आप को। तो वो जिस डायरेक्शन में अलाइन करेगी, उसको अगर मैं इस तरीके से एक लंबी एक्सिस बना लूं, एक लंबी लाइन बना लूं, नॉर्थ साउथ पोल्स को ज्वाइन करती हुई, तो ये वाली एक्सिस कहलाएगी मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है। अच्छा, ये अर्थ का सेंट्रल पॉइंट है, तो यहां पर अगर एक सर्कल बना लिया जाए, ऐसा ऐसा सर्कल जो अर्थ को दो टुकड़ों में डिवाइड करता हो, एक टुकड़ा एक हेमिस्फीयर ऊपर की तरफ और एक हेमिस्फीयर नीचे की तरफ, तो ये जो लाइन है, ये जो सर्कुलर प्लेन बना, दिस सर्कुलर प्लेन इज कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक इक्वेटर या फिर द ग्रेट सर्कल। मैग्नेटिक इक्वेटर या फिर इसको बोला जाता है द ग्रेट सर्कल।
ठीक है, तो अब आप ये देख लीजिए, मैग्नेटिक एक्सिस ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच का एंगल अल्फा, तो इनके परपेंडिकुलर जो प्लेन होंगे उनके बीच भी एंगल बनेगा अल्फा। तो मैं यहां पर कर रहा हूं इसको, ये प्लेन हो गया मैग्नेटिक एक्सिस के जो पैरेलल है। समझ लीजिए ना कि जैसे कि एक बुक है और वो बुक खुली हुई है, समझ रहे हैं? तो ये जो है ये हमारी हो गई बेटा मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस, और ये हो गई ज्योग्राफिक एक्सिस। अब आपके मन में आएगा नहीं जी, मैग्नेटिक एक्सिस तो ऐसी थी टेढ़ी थी, ज्योग्राफिक एक्सिस तो ऐसी सीधी थी, क्या कर रहे हो आप? ये हमने समझने के लिए बना लिया, ये हमने समझने के लिए बना लिया कि ये मैग्नेटिक एक्सिस है और ये ज्योग्राफिक एक्सिस है, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना बनेगा? अल्फा। दोनों लाइंस के बीच में एंगल अल्फा, इसका मतलब दोनों प्लेन्स के बीच में भी जो बनने वाला एंगल है वो अल्फा ही रहेगा। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया कि नहीं? ये मैग्नेटिक एक्सिस है, तो इस पर परपेंडिकुलर ये पूरा प्लेन, दिस प्लेन इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। दोबारा बोलो, इसकी वैल्यू अलग अलग प्लेस पर अलग अलग होगी, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 12 डिग्री होती है। ठीक है, वो 12 डिग्री को आप ना भूल जाओ, उस 12 डिग्री को आप भूल जाओ। आगे जब जाएंगे बीएससी में जाएंगे या बीटेक में जाएंगे, तो वहां पर आप पढ़ेंगे कि वो 12 डिग्री होती है, तब याद आएगा कि हाँ बताया था मैंने। ठीक, तो अभी के लिए बस अल्फा याद रखो आप। ठीक है, ज्योग्राफिक एक्सिस तो ज्योग्राफिक एक्सिस के पैरेलल परपेंडिकुलर जो प्लेन है, उस प्लेन को हम क्या बोल देंगे? इधर लिख रहा हूं मैं ज्योग्राफिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन। दिखाई दे रहा है बेटा सबको? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बताएं, सभी को क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, चलिए जी, इतना करने के बाद में फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। फिर आप नोट करें, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये मिटा रहा हूं यहां से। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, पहला लिखेंगे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ब्रैकेट में लिख लीजिए अल्फा, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ब्रैकेट में लिखिए अल्फा, द एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन
The angle between the geographic meridian and magnetic meridian at a place is called the magnetic declination alpha at that place. Is called the magnetic declination alpha at that place. ठीक है, ये यही वाला एंगल है। सवाल ये उठता है कि भाई जब सीधे सीधे मैग्नेटिक एक्सेस और ज्योग्राफिक एक्सेस के बीच में एंगल अल्फा बन रहा है, तो आपने ये फालतू में ये प्लेन व्लेन बनाकर क्यों चीज को कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं? वो इस वजह से बना रहे हैं क्योंकि अर्थ की सरफेस हर जगह स्मूथ नहीं हो सकती। तो हम ये कहेंगे कि अगर किसी एक पॉइंट पर है, तो पूरे अर्थ की सरफेस की बात करी जा रही है। तो हमने ये कहा कि अर्थ के अलग अलग सरफेसेस पर हो सकता है अल्फा की वैल्यू में थोड़ा 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 माइन्यूट माइन्यूट चेंजेस आए उसमें। तो इस वजह से हर एक चीज में ये लिखा है एट अ प्लेस, और यहाँ पर भी लिखा है एट दैट प्लेस। ठीक है, तो हो सकता है कि वो 12 डिग्री आ जाए इंडिया में, हो सकता है रशिया में आ जाए 12.1 डिग्री या 11.9 डिग्री। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है प्लेस टू प्लेस। ठीक है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली एक वैल्यू उसकी लेकर चलते हैं 12 डिग्री। वो छोड़िए, वो मेरे को पता नहीं भाई इतना एग्जैक्ट 0.41 इतना नहीं हो सकता वैसे। अच्छा, इट इज 0 डिग्री 41 मिनट ईस्ट फॉर दिल्ली एंड 0 डिग्री 58 मिनट वेस्ट फॉर मुंबई। तो ये जो है ना, ये इंडिया का बता रखा है, इसको ग्लोब के हिसाब से नहीं करा इन्होंने। इन्होंने बोला है ईस्ट फॉर दिल्ली और वेस्ट फॉर मुंबई बताया गया है। तो ये इंडिया के मैप के कंपैरिजन में बताया गया। उसके बाद देखिएगा, सेकंड है एंगल ऑफ डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। सेकंड लिखिएगा, एंगल ऑफ डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन एंगल ऑफ डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन इसको बोल देते हैं डेल्टा। डेल्टा ये वाला है, मतलब ऐसे एस बनाकर और ऐसे घुमा दीजिए, इसको बंद कर दो, एस लिखकर और इसको बंद कर दो यहां से। एंगल ऑफ डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन डेल्टा लिखेंगे, द एंगल मेड बाय द अर्थ्स टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर द एंगल मेड बाय द अर्थ्स टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर the angle made by the earth's total magnetic field b vector with the horizontal direction with the horizontal direction with the horizontal direction in the magnetic meridian in the magnetic meridian is called angle of dip at any place is called angle of dip delta at any place।
जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके मैग्नेटिक मेरिडियन में ही लाई करता है। तो हमने ये कहा कि अगर मान लीजिए कि ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मेरिडियन में ही लाई करता है, तो इधर उधर कहीं भी इस प्लेन में लाई करेगा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने इसको बोल दिया ये बी वेक्टर है यहाँ पर। ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ में जो एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज कॉल्ड डेल्टा, यानी कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन या मैग्नेटिक डिप, ये बोल देते हैं इस एंगल को। क्लियर है भाई? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें। हर्ष, आर्यन ढींगरा, आर्यन डिग्गल, क्लियर है? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, किसी को कोई चीज दोबारा पूछनी हो ना प्लीज पूछ लेना। इसके बाद थर्ड एलिमेंट वो होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ये थर्ड एलिमेंट है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स horizontal component of Earth's magnetic field. Horizontal component of Earth's magnetic field. इसमें लिखें it is the component of Earth's total magnetic field component of Earth's total magnetic field, component of Earth's total magnetic field B vector in the horizontal direction, B vector in the horizontal direction in the magnetic meridian, in the magnetic meridian। तो आप ये देखिए कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट ये हो जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वही होता है ना जो एंगल के साथ होता है। तो एंगल क्या बन रहा है? हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या बन रहा है? डेल्टा। तो इसके साथ वाला जो है यानी कि बी कॉस डेल्टा, और ये हो जाएगा वर्टिकल बी साइन डेल्टा। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखें ये है बी एच, जो ये इस डायरेक्शन में है ये है बी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जो ये इस डायरेक्शन में है ये है बी वी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो यहां आप लिखें बी एच, दैट इज बी एच इज इक्वल टू बी कॉस डेल्टा। न्यूमेरिकल्स आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे और कुछ कंसेप्चुअल भी पूछा जा सकता है, डेफिनेशन बेस्ड। ठीक है, सभी को क्लियर है बेटा? डायग्राम सबको क्लियर है? हाँ, यस सर। वंशिका, उत्कर्ष, सचिका, प्रिशा, क्लियर है? यस सर। एकांश, ईशान, बताइए। एकांश, ईशान, आवाज आ रही है? ये कहाँ गायब है दोनों के दोनों? एकांश और ईशान, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई? नहीं, एकांश की तो आवाज आ रही है। ईशान के यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई मेरे को लग रहा है। चलिए जी, कोई नहीं। अच्छा, इसके बाद हम ये कहेंगे कि एट द मैग्नेटिक इक्वेटर
डेल्टा इज इक्वल टू 0 डिग्री। नोट करें, एट द मैग्नेटिक इक्वेटर, मतलब अगर मैं बिल्कुल यहां बात करूं कि जब हमारा डेल्टा जो है वो कुछ बनेगा ही नहीं, तो उस दौरान हमारा डेल्टा जो है वो 0 डिग्री हो गया। तो याद रखना मैग्नेटिक इक्वेटर पर मैग्नेटिक एक्सिस है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, और जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो जो मैं मैग्नेटिक इक्वेटर की बात करूंगा, मैग्नेटिक इक्वेटर वो सर्कल है। तो उस सर्कल पर लाई करने वाली जितनी भी लाइन है वो सारी की सारी आपकी मैग्नेटिक इक्वेटर वाली लाइन कहलाएंगी। ठीक है, बस आप ये ध्यान रखिए कि अगर इस मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग हो जाता है हमारा डेल्टा, तो यानी कि वो 0 डिग्री हो गया, तो ये कहलाएगा एट द मैग्नेटिक इक्वेटर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा का सॉरी डेल्टा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो जब ये 0 डिग्री हो गया तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बी एच, ये कितना हो जाएगा, बी कॉस 0 डिग्री, यानी कि ये बी के बराबर हो गया। फिर मैं बोलूंगा एट द पोल्स, एट द पोल्स, जब हम पोल्स की बात करेंगे तो डेल्टा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। इसको उससे कंपेयर करके देखेंगे ना जब फिगर से, समझ में आ जाएगी ये चीज। डेल्टा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पर जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो तीन हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के। पहला मैग्नेटिक डेक्लिनेशन अल्फा, जो मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच में एंगल बनता है, दैट इज अल्फा, यानी कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिप, जिसको मैग्नेटिक इंक्लिनेशन भी बोल देते हैं, ये क्या होगा कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन में ही लाई करता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, उसके और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बीच में बनने वाला जो एंगल है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। और जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका तीसरा एलिमेंट है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का। तो एलिमेंट मतलब क्या कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या क्या चीजें जो मेन है जो हम पढ़ना चाहते हैं, तो वो तीन एलिमेंट्स हैं जिनसे जो हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो डिसाइड करा जाता है, जिन तीन एलिमेंट्स पर डिपेंड करता है। वो तीन एलिमेंट्स ये हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स इन तीनों पर ही आते हैं। इसके अलावा यहां से मैं एक चीज और देखूंगा, रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसी में सब टॉपिक है। वो लिखें रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, अल्फा, डेल्टा एंड बी एच। इन तीनों के बीच में रिलेशन वो देखना है, और रिलेशन बड़ा आसान है, आप समझ जाएंगे। ऐसे न जाने कितने डेरिवेशन आप कर चुके हो, इसमें कोई मुश्किल आएगी नहीं आपको। ये मिटा रहा हूं मैं इधर से। इसमें आप ये देखेंगे कि बी एच इज इक्वल टू बी कॉस डेल्टा, since bh is equal to b cos delta and bv is equal to b sin delta। इसको बोलो इक्वेशन 1, इसको बोलो इक्वेशन 2। दो इक्वेशन हो गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। फिर आप ये कहिए डिवाइड 1/2 या डिवाइड 2/1। हाँ, डिवाइड 2/1। आइडिया क्या है कि भाई आप साइन डेल्टा अपॉन कॉस डेल्टा करना चाह रहे हैं। ठीक है, डिवाइड 2/1, तो बी वी अपॉन बी एच हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड होगी, बी वी अपॉन बी एच। राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड डिवाइड होगी, तो बी साइन डेल्टा अपॉन बी कॉस डेल्टा। बी से बी कट गया,
तो BV अपॉन BH इज इक्वल टू 10 डेल्टा। BV अपॉन BH इज इक्वल टू 10 डेल्टा। तो यहां से मुझे क्या दिखाई दिया कि भाई यहां से मैं BH में और डेल्टा में रिलेशन जान गया। BH में और डेल्टा में रिलेशन मेरे को यहां से पता चल गया। ठीक है। अच्छा, दूसरा काम मैं क्या कर सकता हूं? स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो। 2/1 ही तो होगा भाई, ऊपर 2 को रखना है। 2 को 1 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर रहा हूँ। 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 4/2 ही तो लिखते हैं। ठीक है। हाँ हाँ ठीक तो है। स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट को स्क्वायर कर दो और सेकंड का स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो। तो क्या हो जाएगा? BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। तो BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा बचा जो कि 1 होता है। तो B स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। इसका मतलब B इज इक्वल टू अंडर रूट BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। B इज इक्वल टू अंडर रूट BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। ठीक है। देखिए जी, यहाँ तक ये चैप्टर आपका खत्म होता है। और अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कि इस पे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पर न्यूमेरिकल किस तरीके के आते हैं, वो देख लीजिए। सर इसमें अल्फा कैसे रिलेटेड हुआ? हाँ जी, अल्फा कैसे रिलेटेड हुआ? अल्फा का रिलेशन नहीं है। हाँ, इसमें इसमें डेल्टा और BH इन दोनों का रिलेशन है, अल्फा का नहीं है। ठीक ओके है। सर। हाँ, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, सब कुछ हट गया, सब कोई दिक्कत और कुछ करना ही नहीं है हमको इसमें, सिर्फ इतना ही है। हाँ, मैग्नेटिक इंटेंसिटी वो H वाला बोल रहे हैं ना आप? हाँ, नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। इसमें क्वेश्चन नोट करें कि क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे। हाँ, एक तरह से देखा जाए तो ठीक भी है, आगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसी की तो तैयारी करनी है। बस एक क्वेश्चन नोट करें। इन द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ अ सर्टेन प्लेस, in the magnetic meridian in the magnetic meridian of a certain place, in the magnetic meridian of a certain place, the horizontal component of Earth's magnetic field is the horizontal component of Earth's magnetic field. The horizontal component of Earth's magnetic field is 0.26 Gauss, 0.26 Gauss, and the dip angle is 60 degree. And the
dip angle is 60 degree. Full stop. What is the magnetic field of the earth in this location? हाँ. What is the magnetic field of earth in this location? What is the magnetic field of earth in this location? ये बताना है. देखिएगा, इन्होंने ये दे रखा है 0.26 गॉस दे रखा है. मैं जानता हूं कि गॉस को अगर टेस्ला में कन्वर्ट करना होता है तो 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, करने की जरूरत ही नहीं है, गॉस में ही निकाल दो आंसर भी. ठीक है, तो क्या है, इन्होंने क्या बोला कि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज 0.26 गॉस, यानी कि बी एच इज इक्वल टू 0.26 गॉस दे रखा है. एंगल ऑफ डिप कितना दे रखा है, यानी कि डेल्टा कितना दे रखा है, 60 डिग्री. ये जो बी एच है ये क्या होता है, बी कॉस डेल्टा इज इक्वल टू 0.26 गॉस कॉस डेल्टा, यानी कि कॉस 60 डिग्री. कॉस 60 डिग्री 0.26 कॉस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2. तो यहाँ पर 0.26 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आ गई 0.52 गॉस. ठीक है, क्लियर है? हाँ, बताइए बेटा, क्लियर है ऑनलाइन वालों को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है जी, अगला देखते हैं. हाँ हाँ, बोल. गलती से दे दिया होगा, टॉर्क तो पूरी तरह से हट गया. हाँ, मतलब उन्होंने क्या करा होगा, क्वेश्चन इधर उधर से इकट्ठे करे होंगे जो सीबीएसई में आ चुके होंगे, उनका वो बनाया होगा, तो ज्यादा नहीं दे रखे होंगे टॉर्क के क्वेश्चन. चलो कोई नहीं, अगर ऐसा होगा हम उसका फॉर्मूला फॉर्मूला कर लेंगे, सिलेबस से तो हट ही गया. लेकिन टॉर्क जो है ना, टॉर्क मैग्नेटिक डाइपोल का हटा है. टॉर्क है वो मैग्नेटिक डाइपोल का हटा है. वैसे टॉर्क इन अ मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग लूप को कब में अगर टॉर्क निकाला जाए तो वो तो है, वो है नीबा साइन थीटा जो हमने करा था. चलिए जी, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका. ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का था जो हमने देखा. अगला देखेंगे, द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटर इज अप्रोक्सीमेटली, क्वेश्चन नोट करें, the earth's magnetic field at the equator is approximately 0.4 Gauss. Full stop. Estimate the Earth's dipole moment. Estimate the Earth's dipole moment. Full stop. Radius of Earth is equal to radius of Earth is equal to 6400 kilometer.
तो जो बी एच होता है हमारा, अगर इक्वेटर की बात करी जाए तो ये हमारा होता है बी इक्वेटोरियल। इक्वेटर पर हमारी वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन 4 पाई r क्यूब। एम अपॉन 4 पाई r क्यूब, आर क्यूब लिखिए बस, एम अपॉन आर क्यूब। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो ये हमने करा था कि भाई हमारा जो बार मैग्नेट है वो सोलोनॉइड की तरह एक्ट करता है, तो उस केस में भी हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड उसका इतना ही होता है। अब आप ये कहेंगे कि नहीं भाई बी एच की वैल्यू तो मुझे बी कॉस डेल्टा पता थी, हम ये वाला क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा गया है, तो जब मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा जाएगा तो फिर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से बी एच इज इक्वल टू बी कॉस डेल्टा से तुम्हें मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं निकाल सकता। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएं और सीधा सीधा करिए इसको सॉल्व। बी एच जो है वो क्या है, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटर इज अप्रोक्सीमेटली 0.4 गॉस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो बी एच है इसको मैं जानता हूँ कि ये बी कॉस डेल्टा के भी इक्वल है, लेकिन जब इक्वेटर की बात कर रहे हैं तो वहां डेल्टा की वैल्यू कितनी हो गई, 0 डिग्री। तो मैं यहाँ लिखूंगा बी कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्या वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की? 10⁻⁻7। ठीक है, अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट मेरे को निकालना है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना दे रखा है, 6400 किलोमीटर। तो इसको आप क्या करिए, इसको मीटर में चेंज करिए, तो 6400 इंटू 10⁻³ मीटर हो गया, और इसका क्यूब। और बी कितना है, 0.4। क्योंकि मैंने इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करा है तो गॉस को भी स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टेस्ला हो गया ये तो बी की वैल्यू हो गई। और cos 0 कितना हो गया, 1। 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाई एम अपॉन, इसके आगे 2 जीरो और हैं तो 10⁻5 हो गया, 10⁻5 की पावर 3, 10⁻15, तो 64 की पावर 3 इंटू 10⁻15। ठीक है, अब इसको इधर ले जाइए, 0.4 इंटू 64 की पावर 3 इंटू 10⁻4 - 4। जब ये 15 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, इज इक्वल टू 10⁻⁻7 इंटू एम। 10⁻⁻7 या डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में जाने का मतलब इधर मल्टीप्लाई में। तो ये कितना आ रहा है इसका आंसर, वो एक एक्सियल पॉइंट पर होता है, एक्सियल पॉइंट पर, क्योंकि ये इक्वेटर पर बोल रहे हैं। ठीक है, तो करंट वहां पर निकालोगे पूरी अर्थ पे करंट थोड़ी दौड़ जाएगा। 0.4 इंटू 64, हाँ, माइनस साइन कहाँ पर, वो तो सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए ना, डायरेक्शन नहीं बतानी, बस मैग्नेटिक मूवमेंट बताना। अभी 10 की पावर ये हो जाएगा 11, और ये इधर आकर हो जाएगा 11, और ये नीचे आएगा तो 10⁻⁻7, और ऊपर ले आओ तो +7 हो गया। भाई जरा करके देखो कितना आ रहा है मैग्नेटिक मूवमेंट। मैं आंसर लिख रहा हूँ सीधा इसका, 1.04, 1.04 इंटू 10⁻23। 10⁻23 एम्पियर मीटर स्क्वायर ये है।
एक मिनट रुको जरा। चलिए जी, एक क्वेश्चन मैं आपको भेजूंगा, इसका सीबीएसई में आया हुआ है ये डेल्टा, और ये दे रखा है। एक क्वेश्चन मैं आपको भेजूंगा, इतना करिए इसमें। और दूसरा, अब मैं अगला चैप्टर स्टार्ट करूंगा इसमें, चैप्टर नंबर 6। ठीक, न्यूमेरिकल्स इसमें जो हैं वो डायरेक्ट वैल्यू वाले ही हैं। ठीक है, तो और भी ज्यादा जो हमको न्यूमेरिकल्स आगे प्रैक्टिस करने हैं वो हम करेंगे जब क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन बैंक में हमको सारे न्यूमेरिकल्स ही करने हैं, तो तब हम वो वाला अपना पूरा प्रोसेस लेकर चलेंगे। और दूसरा मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि कल जो आपकी क्लास है किस टाइम रख लें? सुबह 12 बजे। सर 10 से हाँ, 12 मैं कितना क्या बता रहे हैं, 10 से 12? 12 से 2। अगर पॉसिबल हो तो। सर 12 से 2। 12 से और 10 ये से सर 12, 12 से तो रख लो। 12 से 2 और 10 से 12 के बीच का भी तो एक रास्ता निकाला जा सकता है। 11 से 1, 11 से 1 रख लें, यस सर। एवरेज यस भी कर सर। दिया। मैं 11 से 1 रख लेता हूँ, थोड़ा सा जल्दी फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो कल नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये वाला चैप्टर फिनिश है। ठीक, चलिए जी फिर आज सर इतना ही करते ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है या सिर्फ हैं। ऑनलाइन मोड ऑनलाइन में होगी? ऑफलाइन दोनों, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। वो तो आज बारिश बड़ी खतरनाक हो रही थी उस टाइम, तो मैंने सोचा मैसेज कर दूं। ठीक है ना, तो आना चाहें तो आ सकते हैं। ओके सर। आज मैंने डाला था मैसेज। थैंक यू सर। ओके ओके, सर नमस्ते। नमस्ते।